तभी 1715 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर कर दिया कि वास्तविक रूप में कैलकुलस के जनक न्यूटन है। लेकिन हाँ, और मजे की बात यह है कि जब कि न्यूटन ही कैलकुलस के वास्तविक जनक है, तब तक 1716 में लेibniz का डेथ हो गया। और एक बात बिल्कुल खास है इसमें, इंस्टेंटेनियस। हमने तो आपको इंस्टेंटेनियस को बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया है, जैसे हमने रॉकेट छोड़ते समय भी बताया, ग्राफिकल मेथड से भी बताया, और आपका प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के नॉर्मल एग्जाम्पल भी देकर बताया। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने यहाँ पे कर्व में भी बता दिया है, और हमने यहाँ पे मार्कर फेंका। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वीडियो मैथ में। और आज हम करेंगे क्लास 12th कैलकुलस, जो कि एक बहुत विशालतम चैप्टर है। और यह बहुत अगर बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जाए, माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ा जाए, तो यह चैप्टर बिल्कुल आसान है। और यह चैप्टर हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ देता है। यह चैप्टर देखिए, बेसिकली यह क्लास 12th का है, और क्लास 12th के आगे भी इनका बहुत सारा उपयोग है। और यह चैप्टर क्लास 12th से स्टार्ट हो जाता है, और क्लास 12th में यह चैप्टर नियरली लगभग 5 चैप्टर से आपका यह चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। यानी 5वां चैप्टर डिफरेंटिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से यह चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाता है। और अब बोलिएगा कि आप यहाँ पे कैलकुलस क्यों लिखे हैं, तो देखिए कैलकुलस के कई पार्ट होते हैं, जैसे हम आपको अभी भी लिखवाएंगे। इसे हम कई भाग में डिवाइड करेंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, इनमें कौन से पढ़ना है। और यह लगभग आपका नियरली लगभग 40 मार्क्स का पूछता है आपके 12th एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज के हम इस दौर को शुरू करते हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, कैलकुलस। और कैलकुलस हिंदी, कैलकुलस का हिंदी क्या होता है? कैलकुलस का हिंदी होता है कलन। अब देखिए, अब कहिएगा ये कौन सा चैप्टर है सर? ऐसा तो चैप्टर हमने 12th में नहीं सुना। आपने तो नहीं सुना है, यह तो इसका नाम है कलन। और कलन का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। कलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का गणना करना। देखिए हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, कैलकुलस का अर्थ ही होता है किसी भी चीज का गणना करना, यानी उसे काउंट करना, ठीक। और उसे ठोस रूप में कहें तो उसे कहते हैं कलन, और इंग्लिश में तो उनका नाम है ही कैलकुलस। तो देखिए कैलकुलस हम पढ़ेंगे 12th में, और कैलकुलस को हम अच्छी तरह से आज हम समझेंगे। जैसे जानेंगे कि कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस का कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से यूज क्या होता है, इनके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, इनके कहाँ कहाँ हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैलकुलस शब्द से। तो कैलकुलस का अर्थ क्या होता है? देखिए आप लोग रोज रोज बहुत सारे वस्तु देखते होंगे जिनमें कि समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी कि आप लोगों ने अर्थ पर बहुत सारे मौजूद चीजें को देखी होगी जिनमें समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अभी हम कुछ देर बाद अपने दूसरे काम में लग जाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ समय बाद आप दूसरे काम करने लगेगा। अभी पंखा चल रहा है, वह रुक जाएगा। यानी कि कोई भी चीज में परिवर्तन होना, समय के सापेक्ष परिवर्तन होना, कैलकुलस मैथमेटिक्स में यह एक शाखा बन गया जिसका नाम दे दिया गया कैलकुलस। और हमने बताया भी कि कैलकुलस का अर्थ ही होता है गणना करना, काउंटिंग करना। कैसे? तो किसी चीज के सापेक्ष गणना करना। जैसे अभी आपने हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ समय बाद आप क्या करेंगे? कुछ समय बाद आप कोई और काम में लग जाएंगे। उसी प्रकार इसमें क्या हुआ, समय का परिवर्तन हो गया। और जब समय का परिवर्तन हो गया तो मैथमेटिक्स में इन्हीं चीज का नाम हो गया कैलकुलस, ठीक। अब देखिए, अब कैलकुलस का हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे आकाशगंगा में मौजूद गैलेक्सी, समय के साथ उनमें भी परिवर्तन होता है। और हमारे सोलर सिस्टम को देखिए, उनमें भी समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक। कभी हमारे पृथ्वी पे कभी दिन होता है, कभी रात होता है। और हमारे सैटेलाइट को देखिए, जो कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट को देखिए, उनमें भी समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी हमारे कैलकुलस को मोटे तौर पर देखें तो कैलकुलस का फिर एक और अर्थ क्या निकला हुआ है, यानी कैलकुलस को अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अर्थ क्या निकलता है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उनमें समय के साथ परिवर्तन हो गया,
उनमें अगर समय के साथ परिवर्तन हो गया, यानी कोई भी परिवर्तन हो गया, तो हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं कैलकुलस, गणना करना, ठीक। और इनका अर्थ, और देखिए, और ये चेंज हमने यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे हमने चेंज शब्द का उपयोग किया है, वह चेंज शब्द या तो निगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। यानी कहने का मतलब कि आप अभी मोटर कार चला रहे हैं, ठीक, और आपने उस जब मोटर कार को चालू किया तो क्या होता है, उनमें चेंज होता है। और चेंज किस प्रकार से होता है, कभी तो उसके वेलोसिटी कभी डिक्रीज हो जाती है और कभी कभी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी चेंज का मतलब, चेंज का सिर्फ मतलब यही नहीं हुआ कि उसमें बढ़ना या घटना, चेंज तो निगेटिव या पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। और जैसे हमने अभी बताया भी, आप अभी अपने मोटर बाइक को चालू किया और कुछ समय बाद उसका क्या होगा, उसका जो पोजीशन होगा, उसका वेलोसिटी होगा, कभी डिक्रीज होगा और कभी इंक्रीज होगा। तो आप ये चेंज का मतलब, यह कभी मत समझिएगा कि यह चेंज का मतलब केवल इंक्रीज से ही रहता है, नहीं, चेंज का रिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों से रहता है। इतना बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, हम कैलकुलस का डिफिनीशन किस प्रकार लिख सकते हैं, हम चेंज के ही सापेक्ष लिखेंगे। तो देखिए, कैलकुलस का डिफिनीशन हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका कैलकुलस का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा। क्या होगा, तो देखिए आपका कैलकुलस का डिफिनीशन क्या बोला है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की वह शाखा, यहाँ पे अंडर होगा, हमने अंडर लिखना छोड़ दिया था। तो देखिए क्या बोला हमने, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा, विच अंडर जिसके अंतर्गत रेट ऑफ चेंज, देखिए यहाँ पे बात ध्यान पे दे दिए। और हमने आपसे बताया कि चेंज का कतई मतलब ये नहीं होता है कि यह इंक्रीज ही करेगा। चेंज दो प्रकार से हो सकता है ना भाई, या तो डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, ठीक। देखिए तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल क्वांटिटीज, यानी परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की दर। देखिए क्या बोला है, परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की दर, परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की दर। यानी कि कैलकुलस में हम क्या पढ़ते हैं, कैलकुलस को हम किस तरह डिफाइन, इज कॉल्ड कैलकुलस। हम कैलकुलस को किस तरह डिफाइन करेंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ते हैं, उसे हम कैलकुलस कहते हैं, यानी उसे हम कलन कहते हैं। यानी कि देखिए, जैसे आपने अभी मोटर बाइक चालू किया, यानी अभी आप मोटर बाइक को लेके गए कहीं दूर, और जब आप मोटर बाइक को कहीं लेके जाए तो मोटर बाइक क्या है, मोटर बाइक भी तो आपका एक परिवर्तनशील राशि है। जी हाँ, बिल्कुल है। और जब आप कुछ समय बाद जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो परिवर्तनशील राशि में भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए बिल्कुल ध्यान से, परिवर्तनशील राशि में भी परिवर्तन हो रहा है। आपने मोटरसाइकिल लेके गया, परिवर्तन हुआ, और आप ब्रेक मारेंगे कहीं अपने जरूरत के हिसाब से, तो उसमें भी परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन के दर को, उस परिवर्तन के दर मतलब क्या, दर मतलब क्या, समय के सापेक्ष उस परिवर्तन के दर को, उस परिवर्तन के दर को गणित में हम कैलकुलस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल आसान है। देखिए हमने क्या बोला, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच अंडर रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड कैलकुलस। बिल्कुल आसान है। तो इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और यहाँ, और इन बातों को तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि चेंज दो टाइप का हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो चलिए अब आप इन बातों को तब तक के लिए देखिए, और हम इसे साफ करके आपको बताते हैं मीनिंग ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका कैलकुलस का मेन मीनिंग का हमने तो डिफिनेशन लिखवा दिया, और इनका मोटे तौर पे इनका भी कुछ मीनिंग बता दिया, और इनका हिंदी हमने बताया भी, गणना करना। अब देखिए इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए मीनिंग मतलब कि इसके मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें रोमन इनका काउंटिंग के लिए प्रयोग करते थे। यानी कि कैलकुलस शब्द का रोमन लोग काउंटिंग के लिए प्रयोग करते थे। जी हाँ, देखिए कैसे, यहाँ पे हमने बताया, इट मीन अ लैटिन वर्ड, यह एक लैटिन वर्ड है, ठीक, विच मीन्स स्टोन, जिनका मतलब होता है स्टोन। यानी कि रोमनों का मानना था कि कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। अब देखिए क्या बोला, एंड रोमन यूज स्टोन फॉर काउंटिंग पर्पस, यानी कि रोमन कैलकुलस को एक पत्थर के रूप में यूज करते थे। किसके लिए, काउंटिंग करने के लिए, किसी भी चीज को काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय काउंटिंग का विशेष ज्ञान नहीं था, इसीलिए रोमन क्या करते थे, इनका रूप पत्थर के रूप में करते थे। किसके लिए, काउंटिंग के लिए। तो इन बातों को भी नोट कर लीजिएगा कि इट मीन अ लैटिन वर्ड विच मीन्स स्टोन, उसका मतलब होता है स्टोन, ठीक। और इन रोमन यूज्ड स्टोन फॉर काउंटिंग पर्पस, रोमन इसे काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते थे। तो देखिए इन बातों को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा।
तो देखिए अब हम समझते हैं हमने कैलकुलस को विकसित क्यों किया, हमें आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत देखिए का यूज इस क्षेत्र में होता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी होता है, और कैलकुलस का यूज आप दैनिक जीवन में हर रोज करते हैं, और कैलकुलस के बिना आप दैनिक जीवन को बिल्कुल आराम तरीके से जी लेना असंभव है। और पहले कैसे संभव था, तो पहले तो कैलकुलस का हमारे पास ज्ञान कम था, हालांकि 14वीं शताब्दी में ही माधव और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वानों ने इसे खोज कर दी थी 14वीं शताब्दी में ही। अब देखिए अब उन बातों को पहले छोड़ते हैं। देखिए कैलकुलस का यूज कहाँ होता है, कैलकुलस का यूज होता है हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ठीक। साइंटिस्ट भी उसे यूज करते हैं, साइंटिस्ट भी रॉकेट को उड़ान भरते समय उसे यूज करते हैं, ठीक, जिनका उपयोग इकोनॉमिक्स में बेहतरीन तरीके से होता है, और इनका उपयोग मैथ के अन्य क्षेत्र में भी है, संख्यायिकी, ऐसे ऐसे बहुत क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। तो देखिए अब देखिए हम आपसे एक बात पूछ, अब देखिए हम एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। देखिए आपने एक नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में कि चाल बराबर होता है, यानी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक। हमने क्या बोला, स्पीड इक्वल टू देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अगर हम इसे लिमिट की डिस्टेंस यानी सॉरी अभी लिमिट का हमने उपयोग किया, देखिए अभी अगर हम इसे कैलकुलस की दृष्टि से न देखें तो अगर आपका स्पीड दिया हो और टाइम दे दिया हो, आपको डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब आप इस फॉर्मूला को बिल्कुल नॉर्मल रूप में उपयोग कर सकते हैं। कब, जब आपका ये दूध दिया हुआ हो या यह दूध दिया हो तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, या यह दिया हो और यह दिया हो तो स्पीड निकाल सकते हैं, या स्पीड दिया हो और डिस्टेंस दिया हो तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। देखिए तो हमारा कहने का मतलब ये है इनका उपयोग। और हमने आपसे बोला कि मान लीजिए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक रॉकेट को छोड़ा जाता है और उसमें आपको डिस्टेंस भी, हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उस रॉकेट को जहां तक पहुंचाना है उनमें हमें डिस्टेंस भी मालूम है और हमें टाइम भी मालूम है, तो हमें स्पीड निकालना है। तो जब आप इस फॉर्मूला का उपयोग करिएगा उस समय तो यह फॉर्मूला बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है यह फॉर्मूला। आप देखिए एक आता है कैलकुलस में एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। तो आप अगर डिफरेंशिएशन की दृष्टि से इन फॉर्मूले को, हमने क्या बोला, रॉकेट छोड़ते समय आप एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, अब देखिए हमने एक शब्द बोला इंस्टेंटेनियस पॉइंट, यानी इंस्टेंटेनियस पॉइंट का पहले मीनिंग आप समझिए। देखिए इंस्टेंटेनियस पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी एक तात्क्षणिक बिंदु पे यानी एक पल के समय पे, यानी देखिए कहने का मतलब कि देखिए क्या वो हमने बोला था कि मान लीजिए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में एक रॉकेट को छोड़ा जा रहा है, तो रॉकेट को छोड़ा जा रहा है तो हम आपको क्या बताते हैं, हम टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बना के आपको समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखिए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, एक कोई भी सिचुएशन, एक कोई भी कर्व ले लेते हैं। मान लीजिए रॉकेट जब उड़ रहा था तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था, क्या उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था। तो देखिए यह पॉइंट हो गया ए और यह पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक। तो देखिए यह ग्राफ किसका है, हमने ये माना है कि यह ग्राफ हमने बना दिया, क्या यहाँ पे तो हो जाएगा आपका टाइम और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक। यहाँ पे हो गया आपका वाई एक्सिस में डिस्टेंस और टाइम हो गया आपका ये। और ध्यान रखिएगा आप कभी भी ग्राफ बनाइएगा तो टाइम को एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। हाँ तो देखिए हमने क्या बोला था कि जब हमारे साइंटिस्ट द्वारा एक रॉकेट को स्पेस में छोड़ने की तैयारी की जा रही है और स्पेस को और उस रॉकेट को छोड़ भी दिया गया है, तो उस स्पेस में यानी कि उस स्पेस में रॉकेट अपने पूरी दूरी को तय कर लिए, ठीक, अपने पूरी दूरी को तय कर ली है या तय कर रही है, तो उनमें संभावना है कि तय की गई द्वारा कोई तो एक फंक्शन होगा, तो उस तय की गई दूरी को हमने एक कर्व द्वारा प्लॉट किया, यानी कि हमने जब रॉकेट को स्पेस में भेजा तो उसका कुछ पथ इस प्रकार आया, उसका कुछ फंक्शन इस प्रकार बना। तो देखिए अभी हम क्या समझा रहे हैं, आप इंस्टेंटेनियस का मतलब समझा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पॉइंट का मतलब समझा रहे हैं। तो हमने आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए या तो स्पीड कर रही है, क्या यह एक रॉकेट द्वारा तय की गई दूरी का
कर्व है, पथ है। तो हमने आपसे पूछ दिया कि आप इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे उस रॉकेट का आप स्पीड बताइए। तो आप क्या करेंगे, और इस बिल्कुल एक पॉइंट पे, तत्क्षणिक पॉइंट के, यानी हमने बिल्कुल आपसे अनफॉर्चुनेटली बोल दिया कि आप इस पॉइंट सी पे हमें उस रॉकेट का स्पीड बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप तो अब स्पीड का फॉर्मूला इन भाई साहब के इन फॉर्मूले से तो आप निकाल नहीं पाएंगे। यह तो हो गया एक नॉर्मल फॉर्मूला, यह है आम जिंदगी। देखिए क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो आपको इनमें तत्क्षणिक का मतलब क्या होता है, तत्क्षणिक का मतलब हमने बताया कि एक पॉइंट पे स्पीड, अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं तो स्पीड, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस, यानी एक पॉइंट पे डिस्टेंस। देखिए अगर हम इसे ग्राफिकली रूप से न देखें तो हम आपको फिर मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने मोटर कार से गए बाजार में, ठीक, आपने मोटर कार से बाजार में गया और हमने आपसे बोला कि जहां पर आपके मोटर बाइक का स्पीड बिल्कुल तेज हो गया था, उस समय आप हमें स्पीड बताइए। यानी बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पे, और उस छोटे से पॉइंट को ही कहते हैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस पॉइंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बोला, आपने जब मोटर बाइक को चलाया तो आप हमको उस समय स्पीड बताइए जब आप मोटर बाइक को बिल्कुल तेज किया। तो आप क्या करेंगे, वह तो हो गया एक छोटा सा पॉइंट, और वह एक छोटा सा पॉइंट हो गया तो उस छोटे से ही पॉइंट को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि देखिए अब हम आपको ये सब ग्राफिकल मेथड से भी बताया और प्रैक्टिकल नॉर्मल मेथड से भी बताया मोटर कार वाला। तो आपको तो ये तो बताया हमने इंस्टेंटेनियस की बात को, इन बात को अभी कर दीजिए अलग। हमने बताया आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब, हमारी बात हो रही थी स्पेस में का, यानी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में एक रॉकेट को छोड़ा जाता है। तो उस समय बोला जाता है कि एक पॉइंट पे आप जब रॉकेट मान लीजिए आधी दूरी तय कर चुका है या 1/4 दूरी तय कर चुका है, उस समय आप रॉकेट का स्पीड बताइए। तो आप तो यह फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो यह फॉर्मूला आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप कहिएगा कि सर तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन्हीं बात में राज खोला कि मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है। यानी इसी बात को इंस्टेंटेनियस के ही शब्द से आपका ये कैलकुलस का निर्माण हो गया। यानी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पे देखिए आप उस समय जब आप उस समय आप रॉकेट का स्पीड निकालेंगे तो उस समय आपका रॉकेट का स्पीड कितना होगा। तो देखिए आप उस समय आप रॉकेट का स्पीड कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे लिमिट। देखिए अभी इन शब्दों से घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आप ये लिमिट और ये सब ये क्या कर रहे हैं अप्रोचेस। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, आप मान लीजिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखिए पहले हम इन बातों को लिख लेते हैं तब बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हैं। हमने इन बातों को लिख दिया और हमने यहाँ पे दिया डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, और यह किसके बराबर है, डेल्टा स्पीड के बराबर है। ठीक, यह तो हो गया डेल्टा स्पीड के बराबर, और इन्हीं बात को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए अभी हम लिख देते हैं तब आपको इसे और अच्छी तरह से समझाते हैं। और जो देखिए पहले हम इसे कैसे पढ़ेंगे, पहले इन बातों को समझिए, देन हम आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए लिमिट टी यानी समय टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू, यानी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इजकल टू डेल्टा स्पीड। यानी कि देखिए यह डेल्टा मतलब, अब समझिए आप डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा हम कब लिखते हैं, जब किसी भी आप बिल्कुल स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समय डेल्टा, यानी डेल्टा का उपयोग, डेल्टा का मतलब ही होता है स्मॉल चेंज। डेल्टा का हम उपयोग कब करते हैं, स्मॉल चेंज। और हमने आपसे जब पूछा कि रॉकेट जब आधी दूरी तय कर चुकी है तो अब बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आप बताइए उस समय उस रॉकेट की स्पीड क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा यानी वह क्या हुआ, यानी वह बिल्कुल छोटा सा इंस्टेंटेनियस पॉइंट क्या हुआ, वह तो एक स्मॉल ही चेंज हुआ ना, वह एक बिल्कुल स्मॉल चेंज हुआ, यानी वह डेल्टा स्पीड हुआ। तो देखिए हम इन बात को ही कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे, तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसे ही हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि लिमिट
टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा स्पीड होगा। क्योंकि हम बिल्कुल क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक बिल्कुल छोटे समय के लिए डेल्टा डी के सापेक्ष हम स्पीड निकाल रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए अब आपको ये नहीं घबराना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का आपने यूज कर दिया, इसका मतलब क्या। देखिए इन सभी बातों को हमने, देखिए इन सभी बातों में हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की, हमने तो पहले ये जो ग्राफिकल कर्व बनाया है इसे हमने तो रिप्रेजेंट किया कि आप समझ पाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे मार्कर को फेंका, हमारे हाथ में मार्कर गिरा, तो जब मार्कर यहाँ पे था, मार्कर जब आधी दूरी में था, तो उस समय स्पीड क्या होगा, उस समय उसका स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप उस समय स्पीड तो आप उस समय स्पीड इन फॉर्मूला से तो बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते हैं, यह है एक आम फॉर्मूला, ठीक। तो उस समय आपको स्पीड फाइंड करने के लिए इन्हीं भाई साहब की जरूरत पड़ेगी, यानी वहीं से जन्म हुआ कैलकुलस का, एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट से। तो देखिए आप, जब हमने बोला कि मार्कर जब यहाँ पे था तो उसका आप स्पीड निकालिए, तो उसका स्पीड आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0। अब t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, देखिए t टेंड्स टू 0 हमने यहाँ पे एक बात लिखा है। देखिए लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब होता है सीमा, यहाँ पे तो लिमिट का मतलब ये होता है, लिमिट का स्पेलिंग ये होता है LIMIT, लेकिन हम इसे LIM ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखिए यह टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी मतलब क्या, या टी क्या है, टी तो भाई एक समय है, और अप्रोचेस टू जीरो, देखिए अप्रोचेस टू जीरो यानी आप बिल्कुल एक छोटे से समय के लिए आप स्पीड निकालिए, एक छोटे से समय के लिए आप स्पीड निकालिए। जैसे हमने क्या बताया, अभी मार्कर सब फेंका, तो मार्कर जब ऊपर से आते गिरते गिरते मार्कर यहां तक था, तो उसका समय भी तो छोटा होगा, उसका क्या डिस्टेंस भी तो छोटा होगा, और उसका स्पीड भी तो बिल्कुल छोटा निकलेगा, जो कि हमने डेल्टा स्पीड से रिप्रेजेंट किया। और डेल्टा का मतलब ही होता है स्मॉल चेंज। बात बिल्कुल समझ में आई। तो देखिए आप लिखेंगे लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा स्पीड। और इन्हीं सभी बात को, इंस्टेंटेनियस बात को ही एक बिल्कुल छोटे से पॉइंट पर स्पीड निकालने को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस सिचुएशन। इंस्टेंटेनियस सिचुएशन पे आप निकालिए, ठीक है। हाँ, तो बात हो रही थी टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी समय जीरो के बिल्कुल करीब है। अब देखिए इसका मतलब होता है टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है कि समय जीरो नहीं है, समय जीरो के बिल्कुल करीब है, यानी समय बिल्कुल छोटा है। देखिए हमने क्या लिखा कि यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने लिखा है टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि समय तो जीरो है, हमने जीरो पुट किया, ये तो आ गया अनडिफाइंड। ये कैसा सवाल है, देखिए आपका ये सवाल वैसा नहीं है, आपका समझने का तरीका गलत है। ये t इक्वल टू जीरो नहीं है, देखिए आपका यह इक्वल का सिंबल में और ये अप्रोचेस का सिंबल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्वल मतलब तो यह डायरेक्ट इक्वल है, उनमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है t अप्रोचेस टू जीरो। हाँ, और एक बात और कि आप यह लिमिट के नीचे यानी लिमिट के बेस पर यहाँ आप t को या यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी के सापेक्ष निकाले जाए तो आप इक्वल टू जीरो भुलाकर भी मत दीजिएगा, आप अप्रोचेस एक तीर का ही निशान देके देन जीरो लिखिएगा, 2 लिखिएगा या जो भी कांस्टेंट नंबर दिया हो, ठीक। तो देखिए इसका मतलब होता है कि समय जीरो के बिल्कुल करीब है, ठीक। और देखिए अब समय जीरो के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब क्या, समय जीरो के बिल्कुल करीब है, इसका मतलब क्या, यह तो एक चेंज हो रहा है ना भाई, यह एक चेंज हो रहा है। और हमने बताया कि चेंज कैसे होता है, चेंज या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, यानी यह टी जो समय की ओर टी जो जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, यह भी तो 2 प्रकार से होगा। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम एक रेखा ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं जीरो, यहाँ पे समय जीरो, अभी समय जीरो नहीं है, हमारे कहने का मतलब यह पॉइंट है जीरो, ठीक। अब देखिए हमने बोला कि टी आपका ये जो टी है यह जीरो के करीब है, तो आपका यह जो टी है जीरो के करीब, तो ये तो लेफ्ट से भी आ सकता है और यह तो राइट से भी आ सकता है, यानी कि हमने यह भी प्रूव कर दिया कि चेंज 2 प्रकार से हो सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। और इन बातों को विशेष कर से ध्यान दीजिएगा, और इन बातों को हम और अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, लिमिट इनका फर्स्ट ही भाग है लिमिट। तो तब तक के लिए हम इन बातों को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इन सभी बातों को पहले हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ये तो मतलब आपका समझ में आ गया, अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो देखिए हम इन सभी बातों में अभी उस समय से आपको बता रहे थे। हमने क्या बताया, हमने तो आपसे सिर्फ बताया कि कैलकुलस का मतलब होता है कलन या गणना करना, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज। और एक बात बिल्कुल खास है इसमें, इंस्टेंटेनियस। हमने तो आपको इंस्टेंटेनियस को बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया है, जैसे हमने रॉकेट छोड़ते समय भी बताया, ग्राफिकल मेथड से भी बताया, और आपका प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के नॉर्मल एग्जाम्पल भी देकर बताया। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने यहाँ पे कर्व पे भी बता दिया है, और हमने यहाँ पे मार्कर फेंका। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है एक छोटे से इंटरवल के लिए आप स्पीड निकालिए या जो कहे वह निकालिए, बशर्ते आपको वह इंटरवल बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ना के बराबर, यानी 0 के करीब या तो वह 2 के करीब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 0 का करीब। और हमने यहाँ पे लिख दिया, हम आपको लिख दें कि t टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या कि t 2 के करीब है। अब 2 का करीब है मतलब ये नहीं कि 2 होने ही होने वाला है, 2 से घट भी तो सकता है, यानी कि आपका इतना भी तो हो सकता है 1.909, इतना भी तो हो सकता है। और यह 2 का मतलब तो इतना भी तो हो सकता है कि 2.0101। तो ये आपका चेंज कितने प्रकार से हुआ, एक तो यह चेंज हुआ कि यह चेंज आपका हो गया इंक्रीज, और यह चेंज हो गया आपका डिक्रीज। यानी कि अप्रोचेज का मतलब होता है चेंज, और चेंज होता है 2 टाइप का, या तो वह इंक्रीज या तो वह इंक्रीज या तो वह डिक्रीज, जैसे हमने यहाँ पे बताया है। तो इन सभी बातों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, और इन सभी बात ही हमारे कैलकुलस का बेस बनेगा, और हम कैलकुलस में कहीं भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गए, कैलकुलस में हम तो मेजर ही ना करते हैं किसी भी चीज को, हम ये देखते हैं कि उस चीज में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आप मेन पॉइंट में एक और बात नोट कर सकते हैं कि मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज, यानी कि आप कैलकुलस में बेसिकली क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज का मेजर करते हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का आप उसमें मेजर करते हैं। तो इन बातों को रखना है ध्यान में। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने एक नई कहानी की ओर। तो देखिए वह कहानी क्या है, वह कहानी आती है जब हम बोलते हैं कि फाउंडर कौन है, इनके जनक कौन है, इनके कैलकुलस का जनक कौन है, तो इनमें युद्ध छिड़ जाता है। तो देखिए हम बताते हैं कैलकुलस का जनक कौन है। तो देखिए इन बातों को ध्यान में रखिए, और अब हम आते हैं एक नई कहानी लेकर। तो देखिए अब आती है बात कि फाउंडर ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के जनक कौन है, कैलकुलस का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए इनमें भी कुछ लोचा आ जाता है कि जब कैलकुलस को इन्वेंट करते समय इन बातों पे, इन टॉपिक पे 2 वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, एक तो थे सर आइजक न्यूटन और एक थे सर लेबनिज। तो देखिए हमने कौन कौन से नाम बोला, एक हमने बोला कि सर आइजक न्यूटन। तो देखिए 17वीं सेंचुरी के करीब 1693 में सर आइजक न्यूटन एंड सर लेबनिज, यह दोनों वैज्ञानिकों ने, यह दोनों महान पुरुषों ने इस टॉपिक पे कर रहे थे रिसर्च। हालांकि दोनों का मकसद था कैलकुलस को ही फाइंड करना, यानी कि रेट ऑफ चेंज करना, रेट ऑफ चेंज को फाइंड करना, यानी एकदम इंस्टेंटेनियस, इस समय पे इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे किसी भी राशि में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इन्हें उन दोनों वैज्ञानिकों ज्ञात करना चाहते थे। तो एक तो थे वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, जिनका आप तो अच्छी तरह से परिचित होंगे, और एक थे सर लेबनिज। और इन दोनों, हालांकि दोनों का तो खोज करने का एरियाज अलग अलग थे। सर आइजक न्यूटन क्या कर रहे थे, या फिजिक्स के क्षेत्र में कैलकुलस का खोज कर रहे थे, और यह सर लेबनिज क्या कर रहे थे, हमारे मैथ की शाखा ज्योमेट्रिकल में रिसर्च कर रहे हैं। तो देखिए इन दोनों ने ही प्रकाशित कर दिया था सबसे पहले तो, हालांकि न्यूटन परिभाषित कर देते। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि कैलकुलस को तो हम और कई भागों में डिफाइन भी करते हैं, लेकिन हम डिफाइन करने से पहले ये जान लें कि कैलकुलस का खोज मतलब डेरिवेटिव का खोज किए थे ये सर आइजक न्यूटन, और जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें लेबनिज ने खोज किया था। तो इन दोनों में वाद विवाद छिड़ हो गई। न्यूटन साहब बोल रहे थे कि सबसे पहले हम दिए कैलकुलस का कंसेप्ट, और ये लेबनिज जी बोल रहे थे कैलकुलस का कंसेप्ट हम दिए हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों में विवाद चल रही थी, हमने कैलकुलस का खोज किया, लेकिन भारत में ही
कैलकुलस का खोज, इन दोनों वैज्ञानिकों को खोज करने के बहुत वर्ष पहले हमारे भारतीय जाने माने गणितज्ञ आर्यभट्ट जी और माधव जी, इन दोनों ने कैलकुलस को नींव खोद डाली थी, लेकिन उस समय कैलकुलस का प्रचलन ज्यादा नहीं था, तो इसलिए वो उस समय विकसित नहीं था। हालांकि कैलकुलस का नींव तो आर्यभट्ट को ही माना जाता है, लेकिन जब मेन बात आती है कैलकुलस की विशालतम चैप्टर की, तो ये दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, सर आइजैक न्यूटन और लेबनिज। और जब आप विकिपीडिया कहीं भी देखेंगे कि न्यूटन मतलब कि कैलकुलस के जनक कौन है, तो ये बोलेगा कि सर आइजैक न्यूटन, और यहाँ पे लाइन देगा और तब बोलेगा लेबनिज और लिखेगा 1693। लेकिन आपको हम बताते हैं कि इन मेन बात क्या थी, यानी इन दोनों में से ज्यादा प्योरिटी किसे दी जाती है खोज करने की। तो देखिए हम इसे एक आपको स्टोरी द्वारा समझाते हैं कि इन दोनों वैज्ञानिकों में बात जब छिड़ी थी, तो उस समय की एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो इस स्टोरी को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए पहले हम इन बातों को कर ले साफ, तो फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए मजरा कुछ इस प्रकार है कि जब इन दोनों वैज्ञानिकों में विवाद छिड़ी थी, तो एक वैज्ञानिक का नाम आता है डेनियल बर्नौली। यह एक वैज्ञानिक है। तो डेनियल बर्नौली ने एक सवाल को इन दोनों के सामने, एक सवाल को पूरी दुनिया के सामने पब्लिश किए। तो देखिए उस सवाल क्या था, और उस सवाल को बनाने की कोशिश आप भी कीजिए। देखिए वह सवाल कुछ इस प्रकार देते हैं, यानी हम उस सवाल को किसी और रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं। उन्होंने बोला था, मान लीजिए आप आईफिल टावर के बिल्कुल ऊपरी हिस्सा पे है, और उस आईफिल टावर पर से आपको एक गेंद को लुढ़काना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक गेंद को लुढ़काना है। तो वह कौन सा कर्व होगा जिस कर्व के द्वारा गेंद सबसे पहले सतह पे आके गिरेगी। यानी कि देखिए हम एक फिगर द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे आईफिल टावर का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। भाई ये तो कुल्फी जैसा लग रहा है, हाँ तो देखिए कुल्फी नहीं है। देखिए हमने आईफिल टावर को बनाने की कोशिश की। तो देखिए डेनियल क्या बोल रहे थे, हाँ डेनियल बर्नौली जी ने एक सवाल को सारी दुनिया के सामने पब्लिश किया। वह सवाल क्या था कि डेनियल बर्नौली जी ने बोले कि मान लीजिए आप आईफिल टावर के बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक, आईफिल टावर के बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं, और इसके टापू पर से, इसके ऊपर से एक बॉल को लुढ़काना है। तो बॉल को लुढ़काने समय उन्हें बहुत सारा कर्व दिया, यानी वो कर्व दिए, स्ट्रेट लाइन दिए, हाफ सर्कल दिए, या मैथमेटिक्स में और सारे भी कर्व दिए। तो उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा पथ होगा, ऐसा कौन सा कर्व होगा जिसके द्वारा गेंद जमीन पे सबसे जल्दी लुढ़केगी। यानी देखिए हम अभी बताते हैं। देखिए हम तो यहाँ पे एक सबसे पहले ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक, और स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हम ले लेते हैं कुछ इसका पथ इस प्रकार। देखिए हम दूसरे मार्कर का यूज कर ले। देखिए एक तो पथ हो गया मान लीजिए आपका ये, और ये तो पथ हो गया, एक तो पथ हो गया आपका ये, ठीक, और ये पथ, और एक और पथ ले लीजिए आपका ऐसे। ये तो भाई ये तो लुढ़कने वाला नहीं है ऐसे, तो इसे छोड़ दीजिए। माने मतलब कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पथ हुए, हाफ सर्कल। मतलब देखिए हमारे कहने का मतलब कि उन्होंने बोला था, डेनियल साहब ने बोला था कि अगर एक आईफिल टावर पर से, आईफिल मतलब हम अपने भाषा में आईफिल टावर है, ठीक, तो डेनियल जी ने बोला था कि अगर आईफिल टावर पर से एक बॉल को लुढ़काया जाए तो वह कौन सा कर्व होगा, वो कौन सा पथ होगा जिस पथ के द्वारा गेंद जमीन पे सबसे ज्यादा, जमीन पे मतलब जमीन पे सबसे जल्दी नीचे आ पहुंचेगी। तो वैसा कौन सा कर्व होगा। तो उनका यही सवाल था कि यह तो हो गया मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, और ये दूसरा कर्व हो गया, और ये दूसरा कर्व हो गया। तो उनका सवाल यही था कि अगर हम एक आईफिल टावर पर से गेंद को लुढ़काएं, उन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए एक आईफिल टावर पर से हम गेंद को लुढ़काएं, तो वो कौन सा कर्व होगा, वो कौन सा पथ होगा, वो कौन सा इक्वेशन होगी जिसके द्वारा वो आईफिल टावर पर गेंद जल्दी लुढ़क जाएगा नीचे, वो कौन सा पथ होगा। तो इन सवाल को सारे जगह, इन सवाल को पूरी दुनिया में डेनियल बर्नौली जी ने इस सवाल को पब्लिश कर दिया था। और इस सवाल को दिए थे लेबनिज जी को भी, सर आइजैक न्यूटन को भी यह सवाल मिला था एक पत्र के रूप में। तो इन और सारे वैज्ञानिकों को मिला था। तो इनका जवाब, तो इनके सवाल का जवाब देते हुए न्यूटन साहब ने बताया, जब न्यूटन साहब ने पत्र लिखा था कि वह पथ साइक्लोइड होगी। देखिए साइक्लोइड, अभी हम साइक्लोइड का आपको
चेहरा दिखाते हैं कि साइक्लोइड कैसा होता है, तब तक ये देखिए देखिए साइक्लोइड कुछ इस साइक्लोइड का मीनिंग ये होता है साइक्लोइड, ठीक। तो देखिए न्यूटन जी ने कैलकुलस का बहुत बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हुए बताया था कि वह पथ साइक्लोइड पथ होगा, यानी कि अगर हम इनमें से देखिए साइक्लोइड पथ कुछ ऐसा होता है, कुछ यानी इस ये नीचे से और दबा हुआ होता है, ऐसे होता है। तो न्यूटन जी ने कैलकुलस का बिल्कुल सही उपयोग करते हुए पथ बना के बर्नौली साहब जी को भेजा था कि वह पथ साइक्लोइड होगा, और वो पहले व्यक्ति थे, मतलब वो पहले ही सवाल के मुताबिक वो पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने उनके सवाल का आंसर दिया। तो उन्होंने भेजा था कि वैसा पथ साइक्लोइड पथ होगा। अगर हम किसी भी परपेंडिकुलर चीज पर से अगर हम गेंद को लुढ़काते हैं तो वह पथ नहीं तो स्ट्रेट लाइन होगी, नहीं तो हाफ सर्कल होगा, नहीं तो F=x² होगा, नहीं तो पैराबोला होगा, नहीं तो हाइपरबोला होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वह ओनली होगा साइक्लोइड पथ। तो न्यूटन जी के पथ को देखकर बर्नौली साहब ने बहुत खुश हुआ कि हाँ, कि न्यूटन ने बहुत अच्छी तरह से कैलकुलस का उपयोग करते हुए यह सिद्ध किया हुआ है कि वह पथ साइक्लोइड पथ होगा, यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर चीज है, कोई भी परपेंडिकुलर चीज है, और इस परपेंडिकुलर चीज पर से आपको बॉल को लुढ़काना है, जमीन पर लुढ़काना है। तो उनका देखिए उनका अब आपको एक मोटे तौर पे बताते हैं कि उनका सवाल क्या था। डेनियल बर्नौली साहब का सवाल था कि मान लीजिए एक परपेंडिकुलर चीज है, ठीक, और उस परपेंडिकुलर चीज पर से आपको एक बॉल को लुढ़काना है, तो वह कौन सा ऐसा पथ होगा जिस पथ से बॉल सबसे पहले नीचे आएगी। इन सवाल को पब्लिश किया था और इन सवाल को अपने मतलब लैंग्वेज में लिख के पब्लिश किए होंगे, तो सभी वैज्ञानिकों के पास गया था वह सवाल। लेकिन न्यूटन साहब ने बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलस का यूज करते हुए यह प्रूव किया था कि वह पथ साइक्लोइड पथ होगा, यानी साइक्लोइड पथ से ही गेंद सबसे पहले जमीन पे आ पहुंचेगी। तो बर्नौली साहब जी ने बहुत खुश हुए, ठीक। तो देखिए अब हम आपको साइक्लोइड पथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें जानना है कि साइक्लोइड पथ, साइक्लोइड कर्व कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल द्वारा बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपने एक साइकिल का पहिया दिया, और देखिए अब साइकिल का पहिया मतलब क्या है, ये तो हमने एक वृत्त लिया। साइकिल का पहिया किस आकार का होता है, एक सर्कल का जैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। तो देखिए एक साइकिल के, देखिए हम यहाँ पे फिगर को आपको दिखाते चलेंगे। तो देखिए आप एक साइकिल का पहिया लीजिए और उस साइकिल के पहिए के आप इसके कर्व पे बिल्कुल ध्यान अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, आप इसके कर्व पे बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। तो आप इसके रेडियस के कर्व पे जब बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आपको एक कर्व नजर आएगा, जो कि और वह जब कर्व नजर आएगा तो उस कर्व को जब आप उल्टा आप ग्राफ के रूप में जब आप उस कर्व को उल्टा प्लॉट कर देते हैं तो वही कर्व साइक्लोइड का रूप ले लेता है। देखिए हम अभी साइक्लोइड का पथ यहाँ पे आपको बोर्ड पे बना के दिखाते हैं कैसा होता है। तो देखिए यही होता है साइक्लोइड पथ, और इसी कर्व को हम कहते हैं साइक्लोइड। आपको समझ में आ गया साइक्लोइड क्या होता है। देखिए हम एक और समझाते हैं। देखिए आप इस फिगर में बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कि आपको एक साइकिल का पहिया दिखाई दे रहा होगा, और उस साइकिल के पहिए के रेडियस के कर्व पे ध्यान दीजिए। आप उस साइकिल के रेडियस के कर्व पे ध्यान दीजिएगा तो साइकिल का कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ यूं बन रहा है, कुछ ऐसा कर्व बन रहा है, ठीक। तो उस कर्व को आप जब पलट के ऐसा पलट कर देते हैं, माने उस कर्व को, यानी कि वो कर्व कैसा बन रहा है, वो कर्व बन रहा है ऐसा। और जब उस कर्व को साइकिल के पहिए के रेडियस द्वारा बने कर्व को आप जब उल्टा प्लॉट कर दीजिएगा, यानी उल्टा आप ड्रॉ कर दीजिएगा, ऐसे कुछ ड्रॉ कर दीजिएगा, तो यही पथ होता है साइक्लोइड। और न्यूटन जी ने यही बताया था कि वह पथ साइक्लोइड ही होगा जिसके द्वारा गेंद जमीन पे सबसे जल्दी नीचे आएगी, ठीक। तो इन बातों को रखना है ध्यान में। और जब डेनियल बर्नौली साहब ने जब इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से, न्यूटन ने तो कैलकुलस की मदद से प्रूव की थी कि न्यूटन जी ने कैलकुलस के मदद से प्रूव की थी कि वह पथ साइक्लोइड होगा जिसके द्वारा गेंद जल्दी नीचे आएगी, तो ठीक। तो जब इस चीज को, इस बात को, इस क्वेश्चन को डेनियल साहब ने जब आगे जाकर जांच किया तो उनका जवाब बिल्कुल सही निकला। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे कि जो साइक्लोइड पथ है, जो काला वाला गेंद है, वो साइक्लोइड पथ में आ रहा है, और देखिए वो सबसे पहले सबसे जल्दी आके जमीन से मिल रहा है, आपके बेस पर सबसे जमीन पर जल्दी लुढ़क रहा है। तो आप देख सकते, देखिए
तो देखिए इन फिगर को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और देखते रहिए, आपको नजर आएगा कि वह काला वाला गेंद यानी वो साइक्लोइड पथ का गेंद बिल्कुल जल्दी जमीन पे आ रहा है, और इसी बात को न्यूटन जी ने ही प्रूव किया था। देखिए, और इन फिगर को आपको मैं एक और बार दिखाना चाहता हूं। देखिए वह इस फिगर में आप देखिए कि साइक्लोइड पथ का ही गेंद जमीन पे सबसे जल्दी नीचे आ रहा है। तो इन बातों को लेकर डेनियल बर्नौली जी ने 1715 में, तभी 1715 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने ऑफिशियली रूप से डिक्लेयर कर दिया कि वास्तविक रूप में कैलकुलस के जनक न्यूटन है। लेकिन हाँ, और मजे की बात यह है कि जब 1715 ने तो डिक्लेयर कर दिया था, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने डिक्लेयर कर दिया था कि कैलकुलस के वास्तविक जनक न्यूटन ही है। और मजे की बात यह है कि 1716 में लेबनीज की डेथ हो गई, यानी कि 1715 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने यह पारित किया कि न्यूटन ही कैलकुलस के वास्तविक जनक है। तब तक 1716 में लेबनीज का डेथ हो गया। हालांकि हो सके उनको टेंशन हो गई हो कि अब तो हम किसी काम के नहीं। खैर, ये तो हुई मजा की बात। तो देखिए, तो द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने बिल्कुल अच्छी तरह से परिभाषित, मतलब कि डिक्लेयर कर दिया कि वास्तविक जनक कैलकुलस के न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जी ही 1715 में बिल्कुल ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, हालांकि हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया कि इन दोनों वैज्ञानिकों को इन टॉपिक पर रिसर्च करने से बहुत वर्ष पहले भारत के जाने माने गणितज्ञों ने, आर्यभट्ट जी और माधव जी ने इन बात को प्रूव कर दिया था, यानी कैलकुलस की नींव डाल दी थी। लेकिन उस समय यह इतना विस्तृत रूप से नहीं हो सका था। ठीक है, तो देखिए अब हम इन सभी बात को लेकर ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। हम शुरू करते हैं कैलकुलस को टॉपिक वाइज बांटना, कि सबसे पहले हम कैलकुलस कितने भाग होते हैं और भाग के भी भाग कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमें क्या नीड पड़ेगी, सबसे पहले किस चैप्टर की जरूरत होगी। ठीक, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कैलकुलस को बांटना। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं कैलकुलस को भागों में बांटना। तो कैलकुलस को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। देखिए अभी हम डिवाइड करके आपको बताते हैं। देखिए कैसे हमने यहाँ पे किया ऐसे, और ये लाइन गया इधर, जो कि आगे चल के बनेगा 1 भाग, और ये हुआ कुछ इस प्रकार। देखिए, लेकिन लिमिट से पहले ही एक और टॉपिक पढ़ने की जरूरत होती है, जिसका नाम होता है फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग अगली वीडियो में सबसे पहले हम ब्रीफली रूप में जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में जानेंगे। तो देखिए हम इसे बांटना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मोटे तौर पे जानेंगे कि हालांकि फंक्शन आप 11th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे और 12th में भी पढ़ना है। तो देखिए हम बांटना, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन, जिसका हिंदी में मतलब होता है फलन। और हम 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, लिमिट्स, जो कि बहुत ही मजेदार और स्वाद वाला चैप्टर है। और इन चैप्टर को हम जारी करेंगे फंक्शन के एक बिल्कुल ब्रीफली हम रूप में बताएंगे। देखिए ये तो हो गया आपका 2 नंबर में लिमिट्स। और आपका जो लिमिट का हमने यहाँ पे उपयोग किया था कि लिमिट t टेंड्स टू 0, वही लिमिट है। तो अब हम 3 नंबर में क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी। तो हम 3 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी भाई लिखाओ जल्दी, कंटिन्यूटी। और हम 4 नंबर में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंटिबिलिटी। अच्छा, 4 नंबर में हम पढ़ेंगे डिफरेंटिबिलिटी। और 5 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 5। हालांकि यह चैप्टर आपका, हालांकि जब आप देखेंगे तो यह चैप्टर आपका 5 एनसीईआरटी क्लास 12th में यह चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, जिसे चैप्टर 5 है। और इसे हम पढ़ना है 5.1 में, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से हम समझाएंगे। और लिमिट्स, सॉरी कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के पहले आपका लिमिट है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। और हम 5 नंबर में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो डिफरेंशिएशन भी तो एक बहुत मजेदार चैप्टर है, डिफरेंशिएशन।
तो ये हो गई आपकी भाग 1 की बात। और उसके बाद आ जाते हैं इन सभी का एप्लीकेशंस, यानी डिफरेंटिबिलिटी पढ़ेंगे और उसके बाद आएगा उनका एप्लीकेशन। मोटे तौर पे आप पढ़ेंगे डेरिवेटिव और उसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इनके बाद आ जाता है इनके एप्लीकेशंस। हो गया आपका एप्लीकेशंस। और देखिए अब अगर आप भाग 2 की बात करें तो भाग 2 को तो और इधर बढ़ाना पड़ेगा भाई। देखिए हम इन बातों को साफ कर लेते हैं। तो देखिए भाग 2 में आता है आपका बेसिकली इंटीग्रेशन। ठीक, पहला में आपका क्या आता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिनका हिंदी मीनिंग होता है समाकलन। और 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, एरिया अंडर कर्व, AUC। आप 2 नंबर में पढ़ेंगे AUC। और 3 नंबर में भी इनका भी आ जाता है एप्लीकेशंस। तो ये तो हो गई आम बात। इसे हम और हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, आपका लिमिट से हालांकि स्टार्ट करेंगे और फंक्शन को थोड़ा सा ब्रीफली रूप में बता देंगे। तो ये रही आज की हमारी क्लास, और आज की क्लास को देखना आपको बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को मिस न कीजिएगा, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए। और हम इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे इन सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन। और हमने बताया कि यह आपके 12th एग्जाम में नियरली 40 मार्क्स के आसपास, मान लीजिए आपका आधा गणित ही कैलकुलस के बेस है, आधा गणित आपका कैलकुलस से पूछेगा ही पूछेगा। और इसे डरना बिल्कुल नहीं है, इन चैप्टर से बिल्कुल डरना नहीं है। हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से और बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे आपको। ठीक, तो देखिए इन बातों को रखिए आपको ध्यान में। तो देखिए अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो कैलकुलस का तो 2 भाग होता है, डिफरेंशिएशन, एक बगल होता है इंटीग्रेशन। एक बगल होता है डिफरेंशिएशन, एक बगल होता है इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना होता है, यानी डिफरेंशिएशन को तोड़े और इंटीग्रेशन को जोड़े, पहले तोड़े फिर जोड़े, डिफरेंशिएशन को तोड़े और इंटीग्रेशन को जोड़े। और अगर आप डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को ग्राफिकली रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसी भी एक खास पॉइंट पर आपको उस बिंदु की ढाल बताता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह कर्व ऊपर ऊपर जैसे जा रहा है, यह पॉइंट चेंज हो रहा है और उस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आपको ढाल बता रहा है। ठीक, तो आपको यही जानना है डिफरेंशिएशन में। तो चलिए आज के क्लास को हम करते हैं यहीं पे बंद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन बातों को कीजिए रिवीजन। तब तक के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक।